कल के क्लास में बिहार में हर एक वंश के हम लोगों ने देखा और साथ में देखा था बृहद्रथ वंश, जिसका फाउंडर की बात करेंगे बृहद्रथ था, और उस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो कौन था? जरासंध था। ठीक है, जो कि मतलब भीम के द्वारा मलयुद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो इस सबको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले मुख्यतः शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का समय काल की बात करेंगे 412 से लेके, ठीक है ध्यान रखिए कब तक रहेगा, तो 345 तक ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, हर एक वंश के बाद आपको कौन सा वंश देखने को मिलता है बिहार में? शिशुनाग। हर एक के बाद कौन सा देखने को मिलता है? शिशुनाग आपको देखने को मिलता है 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक। मगध पर शिशुनाग वंश ने क्या किया? तो शासन किया। हर एक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को, ठीक है, पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपना मगध का राजधानी बनाया। तो एक प्रश्न तो कल मैंने बता दिया था, एक बार आप फिर से बता दो, उसे मगध का अंतिम शासक कौन था? सॉरी, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या बताओगे? क्या नाम था नागदशक। उसका? ठीक है, शिशुनाग। नागदशक। ठीक, सॉरी, क्या नाम था? नाग शिशुनाग। दशक था। ठीक है, और नाग दशक को कौन हटा देता है? तो क्या बताएंगे? शिशुनाग। शिशुनाग हटा शिशुनाग। देता है। ठीक है, शिशुनाग की बात करेंगे तो गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर था? काशी का गवर्नर था। उसको हटाकर मगध पे शिशुनाग वंश का नींव रखता है और अपनी राजधानी कहाँ बना देता है? ठीक है, वैशाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे वैशाली। ठीक है, तो अपना राजधानी क्या बना देता है? वैशाली बना देता है। ठीक है, पंखा के सामने जो बैठे हुए हैं माइक बंद कीजिए। ठीक है, बार बार कहता हूँ ना, या फिर बोलने के बाद तुरंत माइक बंद कीजिए, क्या कीजिए। मेरी इधर से आवाज आती है? मुझे गर्मी नहीं लगती है क्या? मैं इसलिए पंखा ऑन नहीं करता हूँ ताकि आप लोग को डिस्टरबेंस नहीं हो। तो जब मैं इतना ख्याल करता हूँ तो आप लोग भी ख्याल रखा कीजिए। ठीक है, तो वैशाली को मतलब क्या है? मगध की राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो मगध की राजधानी पहले राजगिरी हुआ करती थी, अब क्या हो गई? वैशाली हो गई। ठीक है, लेकिन इसका जो पुत्र जो आता है फिर वो राजधानी को क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो इसने मगध की सीमाओं को और अधिक विस्तार किया। इसकी सबसे सफलता अवंती के राज्य पे विजय थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अवंती को तो कभी नहीं जीत पाया, बिंबिसार ने भी नहीं जीत पाया, अजातशत्रु में भी नहीं जीत पाया। ठीक है, हालांकि अजातशत्रु तो अवंती से खुद ही डरा हुआ था, क्योंकि अवंती जो बार बार आक्रमण करने की हमला दे रहा था, तो उसने मतलब राजगीर की किलाबंदी भी करवाई थी, आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। लेकिन इसने क्या किया? शिशुनाग ने क्या किया? अवंती को मिला लिया। तब पूछा जाएगा मगध का वह पहला शासक का नाम बताइए जिसने मतलब अवंती को अपने राज्य में मिला लिया था, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ठीक है, तो शिशुनाग। शिशुनाग। ठीक है, बिल्कुल, हम्म। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती के राज्य को क्या किया था? अपने राज्य में मिला लिया था। इस समय वत्स एवं कौशल को भी मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसने वत्स को भी मिलाया और कौशल को भी मिलाया। तो कौशल भी अभी तक नहीं जीता गया था, क्योंकि कौशल ने बिंबिसार से तो संबंध स्थापित किए थे, और जब अजात शत्रु ने जब कौशल पे हमला किया तो अजात शत्रु से भी उसने संबंध स्थापित कर दिए थे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने बहन का शादी जो थी बिंबिसार के साथ किया था, अपनी बेटी की शादी अजात शत्रु के साथ किया था। तो इसने वत्स को भी जीता, कौशल को भी जीता और साथ में अवंती को भी जीता। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी का नाम था काला अशोक था। क्या नाम था? शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी जो हुआ, मतलब उसका पुत्र जो हुआ, उसका नाम काला अशोक था, जिसको पुराणों में क्या बोलते थे? काकवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है इसको पुराण में? काकवन। उसने अपने अल्प शासन, ठीक है, अल्प शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बना दिया। ठीक है, तो इसने मतलब क्या किया? पाटलिपुत्र को मतलब क्या किया? मगध को अस्थायी राजधानी बना दिया। पिता ने बनाया वैशाली को, ठीक है ध्यान रखेंगे, और पुत्र ने बना दिया पाटलिपुत्र को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वैशाली नगर जो था, इसका फाउंडर कौन था? तो राजा विशाल था। राजा विशाल ने इस मतलब नगर की नींव रखी थी, उसी से मतलब क्या हुआ? वैशाली हुआ। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजा विशाल ध्यान में रखिएगा, उसने ही मतलब क्या किया था? वैशाली बनाया था। तो वैशाली को राजधानी किसने बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया था। शिशुनाग का पुत्र जो कालाअशोक था, उसने राजधानी को क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। हर्षचरित की बात करें, किताब को लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, संस्कृत में लिखी पुस्तक है हर्षचरित। तो बाणभट्ट में हर्षचरित लिखते हैं, तो कालाअशोक का राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय, ठीक है, महापद्म नंद ने मतलब क्या किया? चाकू से मारकर हत्या कर दी। ठीक है, महापद्मनंद ने मतलब क्या किया? चाकू से मारकर मतलब क्या होता है? तो किसकी हत्या कर दी? तो कालाअशोक की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसी के साथ मतलब क्या हुआ? तो कालाअशोक का कहानी भी समाप्त हो गया। लेकिन महाबोधि वंश के अनुसार कालाअशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पे 22 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, महापद्मनंद तो हत्या तो कर दी पिता के, लेकिन उसे 10 पुत्र थे, उसने मतलब 22 वर्षों तक मतलब क्या किया? मगध पे शासन किया। कालाअशोक के समय एक प्रमुख घटना ये हुई थी कि इसके शासनकाल में द्वितीय बहुसंगति हुआ था।
और द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, पता है आपको? बताइए, द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? वैशाली। वैशाली में किया गया, वैशाली। ठीक है। तो शिशुनाग वंश के समय आप दो राजधानी देखोगे। शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया, इसके पुत्र कैलाश सिंह ने राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है, ध्यान में रखना। और मुख्यतः हालांकि पाटलिपुत्र राजधानी जो था उदयन के द्वारा बनाया गया था, आप लोग को पता ही हो कि अजातशत्रु का पुत्र हुआ करता था। अब आते हैं नंद वंश। तो नंद वंश का फाउंडर जो था महापद्म नंद था, उसने मतलब किसकी हत्या की थी? तो कैलाशों की हत्या की थी। तो नंद वंश जो था, नंद वंश का संस्थापक का नाम जो था महापद्म नंद, ठीक है। और ये एक क्षत्रिय नहीं था, ठीक है, ध्यान में कि क्या था, ये क्षत्रिय नहीं था और क्षत्रिय से बहुत ज्यादा नफरत करता था, ठीक है। इसको क्षर छत्रांतक, सब छत्रांतक कहते हैं, और क्षत्रियों का नाश करने वाला। यहाँ तक कि इसको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा, ठीक है, दूसरा परशुराम भी इनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने मतलब पर्ण किया था सारे क्षत्रियों की मारने की। कहते हैं इसे निम्न जाति का था, मतलब निम्न कुल में, ठीक है, इसकी उत्पन्न हुई थी। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं इसकी माँ जो थी दरबार में काम करती थी, कि पिते के बारे, इनके पिता के बारे में भी इनको नहीं पता था, ठीक है। जो भी हो, लेकिन इसको निम्न कुल का माना जाता है, ठीक है। जब ये शासक बना तो इसने एक लक्ष्य रखा था, सभी क्षत्रियों का मतलब क्या करेंगे? अंत करेंगे। इसलिए इसको दूसरा परशुराम का अवतार या फिर सर्व छत्रांतक भी कहते हैं। कौन सी उपाधि धारण? इसने एकराट जैसी उपाधियों को धारण किया, फिर विभूषित किया, ठीक है। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है, ठीक है। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया है। अब कौन सी उपाधि इसने धारण की? तो धारण करने वाली उपाधि कौन थी? तो एकराट की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की इसने? तो एकराट की उपाधि इसने धारण की। एक रात। उसने भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसी साम्राज्य की स्थापना की जो दक्षिण भारत को छोड़कर अखिल भारतीय थी। मतलब इसने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया। उसने गंगा के मैदानों को लांग कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी राज्य सीमाओं की विजय पताका लहराई। संभवतः मगध का वो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, ठीक है। हालांकि मगध का चक्रवर्ती सम्राट की चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, क्योंकि उसने मतलब उसने तो भारत से बाहर भी मतलब राज्य स्थापित किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे तो मुख्यतः पहला मगध का चक्रवर्ती सम्राट की बात करेंगे। हालांकि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक साहब भी थे, अशोक जी भी थे, अशोक सम्राट भी थे, सब थे, ठीक है। लेकिन अपने राज्यों का सबसे अधिक एक्सपेंड जो था किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। अब महापद्म नंद का प्रमुख विजय की बात है, कलिंग विजय था, ठीक है। तो कलिंग को सबसे पहले महापद्म नंद ने मतलब क्या किया था? तो कलिंग विजय अशोक का भी था, लेकिन कलिंग विजय को सबसे पहले महापद्म नंद ने किया था। ध्यान रखें दो चीज, कलिंग को जीता था किसने? महापद्म नंद ने सबसे पहले। और एक चीज आपको भी ध्यान में रखना है, तो शिशुनाग वंश का जो फाउंडर जो था शिशुनाग ने, उसने क्या किया था? तो अवंती को मिला लिया था। किसने मिला लिया था? तो अवंती को मिला लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अवंती भी अभी कौशल तक और जीता वत्स नहीं को। गया था। हाँ, तो अवंती को उसने कौशल और क्या नाम है उसका, वत्स तो नहीं पूछेगा, लेकिन अवंती पे पूछा जाता है तो शिशुनाग याद रखेगा, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा से सबसे पहले मतलब इसको किसने मिला लिया, क्या नाम है इसको? कलिंग विजय। कलिंग, देखिए कलिंग विजय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये सारे के सारे जनपद की बात की कहाँ पे डेवलप हुए? मगध कहाँ पे था? नॉर्थ इंडिया में था। और जब इनको व्यापार करना पड़ता था तो कहीं से भी इनको समुद्र का एक्सेस नहीं मिलता था। लेकिन अगर ये अवंती, अगर ये कलिंगा को अगर जीत लेते थे तो दक्षिण भारत का रास्ता भी इनके लिए खुल जाता था। उड़ीसा के बाद दक्षिण भारत खुल गया इनके लिए रास्ता। कलिंग क्या था? वहां पे समुद्र भी था, व्यापार के लिए आसान होगा इनके लिए, तो इसीलिए महापद्म नंद ने कलिंग को जीता था। या फिर अशोक के जीतने के पीछे भी यही कारण मानी जाती है। तो महापद्म नंद ने जब कलिंग विजय किया तो जिसमें विजय स्मारक के रूप में वो कलिंग से जीन की मूर्ति को मतलब क्या लिया? उठा लाया था, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का भी उल्लेख देखने को मिलता है। हालांकि हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो राजा खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राजा राजा खारवेल, ठीक है। खारवेल। और इसे उड़ीसा का ही इतिहास आपको पता चलता है तो उस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। और महापद्म नंद के बारे में बता दिया से क्या था? निम्न जाति का शासक था, क्षुद्र शासक था, ठीक है। तो इतिहास का पहला क्षुद्र शासक था और प्राय सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया, ठीक है। क्या बताया गया है? उसको नाई जाति का बताया गया है, ठीक है। तो इतिहास का पहला क्षुद्र शासक माना जाता है, ठीक है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर भी ये लगता है कि उसको भी मतलब निम्न कुल का मतलब बताया गया है। हालांकि उसका जाति का नाम तो उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं मौर्य कुल का था, निम्न कुल का था, ठीक है।
लेकिन नंद वंश में बात करेंगे तो नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक की बात करेंगे कौन था, तो घानानंद था। ठीक है। और घानानंद के समय की बात करेंगे तो क्या होता है, सिकंदर का भारत पे क्या होता है, आक्रमण होता है। ध्यान रखेंगे, नंद वंश के सैन्य बल विशेष करके हस्ती सेना के कारण, ठीक है, सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था। हस्ती सेना मतलब हाथी वाला सेना जो थी, तो सिकंदर के सेना में अजीब अजीब बातें लोगों ने फैला रखा था। से भारत में हाथी जो होता है काफी खतरनाक होता है, मुंह से आग वगैरह उगलता है। तो सिकंदर का सेना काफी डरा हुआ था, थका हुआ भी था बहुत ज्यादा। तो सिकंदर की सेना ने भारत में प्रवेश तो किया, क्योंकि राजा पोरिस को, ठीक है, राजा आम्भी को मित्र बना लिया। आम्भी का क्या नाम था उस राजा को, क्योंकि पोरस का बहुत बड़ा शत्रु था। अब पोरस को पराजित करने के बाद, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, सच्चाई क्या नहीं पता, जब वो भारत में प्रवेश करने वाला था, लेकिन उसकी सेना ने, ठीक है, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। एग्जाम में पूछा जाता है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है। और जिसके वजह से उसका, सिकंदर का भारत पे विजय अभियान जो था वो अधूरा रह गया। ठीक है। नंद वंशी शासक की बात के जैन धर्म को मानते थे। सक्टार, स्थूलभद्र, घनानंद जैसे जैन मतावलंबी अमात्या थे। ठीक है, मतलब इनके सक्टार की बात का, स्थूलभद्र, घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्या था। अमात्या मतलब मंत्री टाइप का। ठीक है। दंड वंश का अंतिम शासक की बात के, घनानंद के काल में 325 में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सिकंदर का भारत पे आक्रमण 325 रहता है, कहीं का पे 326 भी रहता है। ठीक है। और उसके बाद 323 में सिकंदर जो था भारत से वापस लौट गया था। ठीक है, नहीं, 326 में आक्रमण, 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मिस्टेक, 323 में सिकंदर की क्या होती है, मृत्यु होती है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे होती है, किस स्थान पे होती है, बताओगे आप जरा। बेबीलोन में। बिल्कुल ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे थे, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है 323 में। ठीक है। अब नंद वंश जब यहाँ पे समाप्त होगा तो यहाँ पे शासन किसका आएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आएगा। मौर्य काल आपको देखने को मिलेगा। और मौर्य काल का प्रशासन आपको कितने वर्षों तक आपको दिखेगा, पता है आपको। 137 वर्षों तक। 50। 137 वर्ष तक। ठीक है, 137 वर्ष तक आपको मौर्य काल आपको भारत में आपको देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, जो कि 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक मौर्य प्रशासन आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, और उनके मंत्री की बात की, उनके प्रधानमंत्री की बात की, उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो कौटिल्य था, या फिर कह सकते हैं चाणक्य था। ठीक है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को क्या किया था, तो पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म की बात करेंगे तो 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। अब वह मगध की गद्दी पे कब बैठा था, तब मगध की गद्दी बहुत ही कम की आयु में, 22-23 साल की वर्ष में, 22-23 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में बैठा था। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में मगध राज्य में गंगा के मैदानों, ठीक है, आज का बिहार बंगाल से शुरू हुआ, अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना प्रभुत्व कायम किया। ठीक है, मतलब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब है पूरा पाकिस्तान वगैरह इलाका देख लिया, अफगानिस्तान का बहुत सारा इलाका। ठीक है, और उधर बल्चिस्तान हाँ ठीक का। है, याराकोमा पर्वत तक, मतलब इसका क्षेत्र जो था फैला हुआ था, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करेंगे, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में कहाँ पे था, कुम्भरार में था। कुम्भरार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का समय का क्या मिला है, इनका राजप्रसाद मिला है। राजप्रसाद मतलब क्या होता है, राजा का महल जहाँ पे राजा निवास करता था। ठीक है, तो कुम्भरार से मिला है। कहाँ से मिला है, चंद्रगुप्त मौर्य का महल कहाँ से मिला है, कुम्भरार पटना का। कुम्हरार कुम्भरार पटना से। से मिला, जो कि क्या चीज का बना था, सोना का, चांदी का, लोहा का, लकड़ी का, क्या चीज का बना हुआ था, लकड़ी का। लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अब आते हैं मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो किससे पता चलती है, तो कौटिल्य की बात करेंगे, कौटिल्य का चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत और अशोक के स्तंभ और शिलालेख, ये सारे के सारे माध्यम है जिनके वजह से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, कौटिल्य का चाणक्य, कौटिल्य का मतलब अर्थशास्त्र,
विशाखादत्त के इतिहास विशाखादत्त दरबारी थे, उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया, निम्न कुल का बताया गया था या फिर उच्च कुल का बताया गया था, ठीक है। निम्न कुल का सर। बिल्कुल, तो चंद्रगुप्त मौर्य निम्न का कुल निम्न का कुल को बताया बताया गया। गया था मुद्रा राक्षस में, ठीक है। मेगा स्मिथ साहब ने लिखा है इंडिका। यूनानी लेखक जस्टिन जो यात्रा करने आए थे तो उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। सम्राट अशोक ने स्तंभ या फिर शिलालेख से भी जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। मगध के राज सिंहासन में बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय बात करेंगे तो मौर्य सम्राट पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर का NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का इलाका इसमें शामिल था, ठीक है। यहाँ तक कि ईरान का भी कुछ इलाका इसमें शामिल था। पुराने के अनुसार चंद्रगुप्त की बात करेंगे कौन से जाति का था, तो क्षुद्र जाति का था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय भी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम में क्या लगा हुआ है, मौर्य लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, मौर्य लगा हुआ है, इसलिए मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने बताया से भाई साहब ये जाति से मतलब क्या था, क्षुद्र था, ठीक है। अब मुद्रा रक्षस के, ठीक है, समालोचक, ठीक है, मुद्रा रक्षा के समालोचक की बात करेंगे तो इसका नाम था घुंडी राज। क्या नाम था, घुंडी राज के अनुसार मूरा जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त माँ की, ठीक है, दादी थी, ठीक है। मूरा की बात करेंगे जो नंदों की एक क्या थी, रानी थी, ठीक है, जो संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब क्या थी, दादी थी, ठीक है। तो इनसे पता चलता है सब भाई साहब ये क्षत्रिय कुल के भी हो सकते हैं, हालांकि मुद्रा राक्षस में इनको निम्न कुल का ही मतलब बताया गया है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महावंश की बात करेंगे जो कि सब कुछ अपने जीवन में झूठी बोला है, ठीक है। तो महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता की बात करेंगे, मौर्य नगर के मतलब क्या थे, प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इनको क्या बताया, से निम्न जाति के थे, निम्न कुल के थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्षुद्र राजा की बात करेंगे, मगध का सबसे पहला क्षुद्र शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। ये मगध यही का ये पढ़ते था, हैं, यही अभी बताया अभी थोड़े महापद्म पहले। नंद। महाप- महापद्म नंद कहानी था। सुनते हैं आप लोग, क्या महापद्म नंद, ठीक है, क्या था, महापद्म नंद, ठीक है। ध्यान में, ये मगध का पहला क्षुद्र शासक था, ठीक है। ये क्षुद्र था, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, ठीक है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र थे कि नहीं थे इसमें विवाद है, लेकिन महापद्म को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आते चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 323 में शासक बनेंगे और 298 तक ये शासक बने रहेंगे। लगभग इन्होंने रूल किया, 25 वर्षों तक रूल किया, ठीक है। आगे भी करते, लेकिन आगे इसलिए नहीं किया कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक थे तो उस समय मगध में क्या पड़ता, अकाल पड़ा। क्या पड़ा मगध में, मगध में भयंकर अकाल पड़ा। तो अकाल को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया, इन्होंने मतलब क्या किया, राज्यकाश को छोड़ दिया, अपने पुत्र को सौंप दिया, बिंदुसार को सौंप दिया, चले गए दक्षिण भारत, ठीक है। वहां पे मतलब इन्होंने, ठीक है, जैनिज्म में लीन होकर संलेखना मेथड से, संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया, ठीक है। कहाँ पे गए थे, दक्षिण भारत में कहाँ पे गए थे, बोला। श्रवण बेलगोला में गए थे। कहाँ पे गए थे, श्रवण बेलगोला, जो कि पड़ता है कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु का सेलुकस उसका उत्तराधिकारी बना। सेलुकस की बात करें कि सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक सेल्युकस था, एक था निर्याकस था। तो सेल्युकस कौन सा सेनापति था, थल सेनापति। निर्याका सेल्युकस साथ की जल सेनापति। निर्याकस जल सेनापति था, सेल्युकस थल सेनापति था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सिकंदर के द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पे चढ़ाई कर दी, ठीक है। तो 305 ईसा पूर्व में जब उसने भारत पर चढ़ाई की तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पचमोत्तर भारत में यूनानी शासक सेल्युकस निकेटर को पराजित किया और युद्ध के बाद दोनों के बीच में संधि हो गई, ठीक है। संधि में क्या शर्त थी, संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर को खुश होकर बोला था 500 हाथी देंगे, ठीक है। क्योंकि मगध में हाथी की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि मगध के जंगल से दो चीज मिलता था, एक तो हाथी मिलता था, एक मिलता था लोहा। तो लोहा से इन लोगों ने बनाया तलवार, ठीक है, जिनसे मतलब इनको मिला युद्ध में काफी अधिक एज मिल गया। और हाथी भी मिला, तो हाथी से भी युद्ध में इनको क्या मिला, बहुत ज्यादा एज मिला। तो देखो तीन चार चीजें जो थी मगध को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया, एक हाथी जंगल में मिलने वाला, जंगल में मिलने वाला मूल्यवान लकड़ी, मतलब सीधे रिसोर्स कह लीजिए, संसाधन कह लीजिए। और दूसरा जो था इनको लोहा मिल गया इन क्षेत्रों में। और तीसरा जो था इन लोग का मगध, मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र हो गया फिर राजगीर हो गया, दोनों का मतलब प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त था। पाटलिपुत्र को आप ऐसा ही नहीं पार कर सकते हो, तो भाई गंगा नदी को पार करके आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे, अभी भी अगर मान लीजिए गंगा नदी पे जो पुल बना है उसको तोड़ देंगे तो आप जा सकते हो क्या,
नहीं जा सकते हो, तो उसको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त था। अब मगध की राजधानी राजगिरी की बात है, वो भी मतलब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इसको प्राकृतिक सुरक्षा था। तो इन सारे चीजों से बाहरी आक्रमण तो मगध के ऊपर हुआ भी नहीं, कोई चाह के भी नहीं कर सकता था, तो इनको पूरी तरीके से मतलब सपोर्ट मिल गया। ठीक है, अपने आप को मजबूत करने का। मान लीजिए हमारे बगल में पाकिस्तान और चाइना नहीं होता, तो क्या आज हम लोग जितना जो हमारी स्थिति है, क्या उससे बढ़िया स्थिति हमारी होती कि नहीं होती? 100% होती। हमको क्या जरूरत है परमाणु बम बनाने के, इतना अधिक खर्च करने के? ठीक है, अपने सैनिक को इतना मजबूत करने के कोई जरूरत नहीं था। सरकार जो पैसा डिफेंस के ऊपर खर्च करी, वो पैसा स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन हमारे पड़ोस में तो, ठीक है, हमारे जो शत्रु, दो दो शत्रु बैठे हो, इसलिए हमको बहुत अधिक मजबूत करना पड़ता है। तो मगध को इस प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि उसका कोई शत्रु था नहीं। तो मगध ने अपने आप को सशक्त किया। ठीक है, अगर पूछेगा मगध के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारणों पर चर्चा करें, तो सबसे पहला कारण ये होगा कि मगध को शुरुआती दौर में बहुत अच्छे शासक मिले। बिंबिसार मिल गया, अजातशत्रु मिल गया, उदयन मिल गया, बाद में काला अशोक मिल गया, ठीक है, सॉरी शिशुनाग मिल गया, शिशुनगर के बाद महापद्म नंद मिल गया। ये सबके सब बहुत ही श्रेष्ठ शासक थे। दूसरा तो मगध का जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की, इसका राजधानी काफी अधिक सुरक्षित था। जब सुरक्षित था, तो बाहर से पूरी तरीके से मुक्त हो गए। ठीक है, तो इन्होंने अपने घरेलू चीजों में काफी अधिक बेहतर करने का कोशिश किया। ठीक है, ये सारे के सारे रीजन थे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में संधि हो जाती है, सेल्यूकस निकेटर और मतलब किनके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। सेल्यूकस निकेटर अपने ससुर को 500 हाथी उपहार में देते हैं, और जो कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, ठीक है, तो हेलेना का विवाह जो था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ कर दिया। ठीक है, इस क्रम में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत सारा स्थान इनको मिलता है। इसमें एरिया मिला, एरिया को बोलते थे हेरात। क्या बोलते हैं, हेरात का क्षेत्र इसको मिल गया। अराकोसिया मिला, अराकोसिया को कंधार बोलते थे, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता था। ठीक है, जेड्रोसिया मिला, जेरोडिसिया के बलूचिस्तान मकरान कहते थे। ठीक है, और पेरो पेरो पेरोपेमिस सडाई जिसको काबुल बोलते थे, ये सब इलाका मतलब दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। मतलब काबुल मिल गया, हेरात मिल गया, ठीक है, कंधार मिल गया, और साथ में मिला क्या था, बलूचिस्तान मिला। ठीक है, तो लगभग इनका जो था अफगानिस्तान कहिए तो लगभग अफगानिस्तान जो था इनके दहेज के रूप में इनको मिल गया। ठीक है, आप देखेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में चर्चा किसने किया था? एपियानस ने चर्चा किया। किसने चर्चा किया इसके बारे में? तो एपियानस ने इस संदर्भ में चर्चा किया है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो गए, तो जाहिर सी बात है दोनों मतलब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा। ठीक है, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज जब यहाँ पे रहा लगभग 7 वर्षों तक, ये मेगास्थनीज जो मतलब काफी समय तक रहता है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, मौर्य प्रशासन के बारे में क्या किया, इसने चर्चा की है। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करेंगे, ये कंधार था, बलूचिस्तान था, काबुल था, हेरात था, ये सबके सब पश्चिमोत्तर प्रांत ही तो था। और इन क्षेत्रों से मुक्त, यूनानियों से मुक्त किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में भी जानते हैं। अब मेगास्थनीज जो था इनके दरबार में जो रहा, उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका पुस्तक जो है मुख्य रूप से मौर्य प्रशासन के ऊपर क्या करती है, प्रकाश डालती है, मौर्य प्रशासन को बहुत अच्छे से बताती है। और इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण देखा है। ठीक है, भारतीय समाजों को इसने 7 श्रेणियों में बांट दिया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा? 7 कैटेगरी में बांटा। पहला बोला कि भाई साहब उस समय जो भारतीय समाज जो था वो दार्शनिक भी था। दूसरा कैटेगरी को किसान को रखा। तीसरे कैटेगरी में अहीर को रखा। अहीर जो होते पशुपालक होते थे, गवाला समझ लीजिए, ग्वाला। तीसरे कैटेगरी बोला कारीगर थे। चौथ 5वां कैटेगरी सैनिक थे। एक जो था निरीक्षक था, दूसरा की बात के सभासद था। अब बोलोगे इसमें मिसिंग क्या है? तो मेगा से भारतीय समाज में, ठीक है, किसको नहीं रखा था? तो क्या बोलते थे, गुलाम जो होते थे, क्या बोलते थे उसको यार, ठीक है, गुलाम कह लीजिए, ठीक है, उनको नहीं रखा था, सो गुलाम नहीं थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, और यहाँ पे ठीक है मेगा स्नीच के जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, मेगा स्नीच का जो इंडिका जो है, उसमें अंतर यही है, मेगा स्नीच जो थे उस समय गुलामों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन मेगा स्नीच ने नहीं किया है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन ये आर्थिक नीति नहीं है, ये राजनीतिक नीति पे प्रकाश डाला गया है। जबकि मेगा स्मिथ ने सामाजिक चीजों के बारे में बताया है। ठीक है, अब मेगा स्मिथ ने कौन कौन जाति का वर्णन किया बता रहे, ब्राह्मण तथा दार्शनिक, कृषक जाति, गवाले तथा अखाटक। गवालक जो थे पशु को मतलब क्या करते थे, पालते थे, और आखेटक क्या करते थे, पशु का शिकार करते थे। ठीक है, तो ये जातियां थी, दोनों अलग अलग जाति थी। गवाले जो थे पशु को पालते थे, आखेटक का मतलब क्या होता है, आखेटक मतलब शिकारी होता है। ठीक है, पोचर्स क्या होता है, शिकारी या फिर पोचर्स कह लीजिए। व्यापारी तथा श्रमजीवी, योद्धा तथा सैनिक, निरीक्षक अथवा गुप्तचर। ठीक है, मंत्री एवं परामर्शदाता, सभासद। ठीक है, इस सबके सब 7 प्रकार के जाति में इन्होंने क्या किया था, विभाजित किया था। अब विलियम जोन्स की माने तो विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया। तो विलियम जोन्स ने बोला चंद्रगुप्त मौर्य को, भाई साहब सैंड्रोकोटस जो नाम जो आप चर्ची जो देखते हैं ना, यूनानी लेखकों ने जो सैंड्रोकोटस नाम का जो चर्चा किया, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये विलियम जोन्स का कहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखें, वही विलियम जोन्स है जिन्होंने कौन सी 1784 में किसकी नींव रखी थी, विलियम जोन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी। सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी का। उन्होंने जब यूनानी ग्रंथ का अध्ययन किया तो वहां पर सेंड्रोकोटस नाम बार बार आ रहा था, बोला ये सेंड्रोकोटस कोई और नहीं है, ये सेंड्रोकोटस कौन है, तो सेंड्रोकोटस की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, फिर एरियन और प्लूटार्क ने अध्ययन किया तो उसने बोला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस नहीं हो सकता, एंड्रोकोटस हो सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे बीपीएससी प्रश्न घुमा के पूछ देता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में पहचान किसने की, तो एरियन एवं प्लूटार्क ने किया था। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, नहीं बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे, तो अखंड भारत तभी बनेगा जो हिंदकुश पर्वत के अलावा, ठीक है, काकेकस क्षेत्र जो कि काकेकस भारत और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है, काकेकस पर्वत की बात करेंगे तो भारत और यूरोप के बीच में क्या करता है, सीमा बनाता है। और साथ में आप क्या करोगे, पूरे पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान का ज्यादातर इलाका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एनडब्ल्यूएफ की बात करेंगे, वो हिस्सा जिसमें बलूचिस्तान आ जाएगा, काबुल आ जाएगा, हेरात आ जाएगा, कंधार आ जाएगी, सबको मिलाओगे तो अखंड भारत बन जाएगा। ये अखंड भारत की कल्पना की जाती है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। ठीक है, जिसमें वो सारा इलाका आता था, इंक्लूडिंग हिंदकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। इसे यूनानी लेखकों ने इंडियन काकेकस कहा है। ठीक है, तो काकेकस पर्वत जो है, ध्यान रखिएगा, भारत और किसके बीच में, भारत बोलते हैं, ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करती है। या अफगानिस्तान के बाद का हिस्सा शुरू होगा जो, और ये यूरोप में यूएसएसआर का जो पहले का जो हिस्सा था उसको अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक सीमा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हिंदकुश पर्वत थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ाई लिखाई किस यूनिवर्सिटी से हुआ पता है? और तक्षशिला ये, से। हाँ ठीक है, जहां से गुरु ने पढ़ा था, तो इनका पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मेवारी किन की थी, कौटिल्य की थी। तो कौटिल्य साहब ने तक्षशिला से पढ़ाई किया था ना, तो इनका भी नामांकन जो थे, कौटिल्य साहब क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नामांकन भी तक्षशिला में ही जाके करवा देते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और क्या नाम था इनका, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ने राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की अब तक की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में स्वराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख की बात करें, 150 ईसा पूर्व का गिरनार अभिलेख है। ठीक है, गुजरात में आप जाओगे तो वहां पे गिरनार अभिलेख है गुजरात में। उसके अनुसार पुष्य गुप्त, हाँ ठीक है, पुष्य गुप्त जूनागढ़ में, गुजरात नहीं है, ठीक है, ये कच्छ वाला इलाका में है ऐसा। ठीक है, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राजभक्त से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे क्या पता चलता है, तो गुजरात के हिस्सा में भी किनका अधिकार था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक है, तो वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, राज्यपाल था। हालांकि सुदर्शन झील का नाम आगे चलकर भी कई बार आ गया, क्योंकि ये कई बार टूटता है, इसके विभिन्न लोगों के द्वारा क्या होता है, इसका विभिन्न शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे शुरुआती निर्माण की बात कराएंगे तब पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था सुदर्शन झील। ठीक है, जो कि मतलब किसका, मतलब गवर्नर थिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक पे भी विजय प्राप्त की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो बंगाल पे भी विजय प्राप्त की थी। तो एक अभिलेख है जिसका नाम है महास्थान अभिलेख।
तो पूछेगा महास्थान अभिलेख किस कहाँ पे है, तो ये बंगाल में आपको देखने को मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विजय जो था बंगाल पे था। ठीक है, गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विजय जो था, मतलब इसका जो क्षेत्र जो था, इसमें गुजरात भी शामिल था। और चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में क्या क्या शामिल था, तो काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर। ठीक है, मतलब याराकोमा पर्वत तक। ठीक है, म्यांमार का जो कुछ हिस्सा जो था, म्यांमार भारत के बीच में याराकोमा पर्वत सीमा बनाती है, वहां तक इनका था ईस्ट में। ठीक है, तो इन सबको मिला दीजिएगा तो अखंड भारत बन जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर, ठीक है, पूरब में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक इसने विस्तृत कर ली थी। और जब ये मगध पे जब शासन कर ही रहा था, तो एक समय क्या होता, मगध पे बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जो कि आपने पढ़ा होगा से मतलब जैन साधु भी मतलब स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत चल जाते, क्योंकि मगध में अकाल पड़ा, तो वही मगध का अकाल है। इस अकाल से चंद्रगुप्त मौर्य काफी अधिक दुखद हो जाते हैं। जैन लोगों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और ध्यान में इसकी जानकारी आपको मिलती है सोहगारा अभिलेख से। अगर ये भी पूछा जाएगा कि पहला अभिलेख के नाम बताइए, जो कि मतलब क्या होती है, अकालों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सोहगौरा अभिलेख है। तो सोहगौरा अभिलेख में ये बात की गई है कि भाई से संकट के समय में फूड को, भोजन को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य में मतलब क्या आ सके, काम आ सके। तो इसकी जानकारी को सोहगौरा अभिलेख से मिलती है। तो दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष को क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत दुर्भिक्ष आयोग भी बनाए गए थे ना। तो जानकारी देने वाला पहला अभिलेख की बात करें, सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्य सुरक्षित रखने का उल्लेख किया गया था। यह भी पूछा जाएगा अकाल के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख की बात करें, कौन सा अभिलेख है, तो सोहगौरा अभिलेख। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कहाँ पहुंच गए, कर्नाटक पहुंच गए। कर्नाटक में किस जगह पे, श्रवणबेलगोला में पहुंच गए। और वहां पे 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया। ठीक है, जिसे जैन ग्रंथों में क्या कहा गया, संलेखना। ठीक है, संलेखना में क्या होता है, मतलब शरीर को काफी अधिक दुख पहुंचाया जाता है, उपवास किया जाता है, खाना पीना छोड़ दिया जाता है। इससे मतलब क्या होता है, क्या होता है, शरीर मतलब क्या होता है, खुद ही मतलब त्याग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैनिज्म में, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता जो बताया काफी अधिक एक्सट्रीम है। ठीक है, मतलब शरीर को क्या करना है, काफी अधिक दुख देना है। ठीक है, उसके बाद जो शासक जो बनेंगे आपको कौन मिलेगा, बिंदुसार। बिंदुसार पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा समय ले लेंगे। ठीक है, तो बिंदुसार की बात करेंगे, तो बिंदुसार की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। वायु पुराण में इसको मद्रसार के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से, वायु पुराण में इसको किस नाम से जानते हैं, मद्रसार के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य में इसको सिंगसेन कहा गया है। ठीक है, सिंगसेन। ठीक है, यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेटस कहा है, मतलब अमित्र घात, मतलब इसका कोई भी मतलब क्या था, कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, अमित्र घात। ठीक है, तो इसको तो शत्रु हो भी नहीं सकता। इसके पिताजी ने इतना बड़ा राज्य जीत कर गए थे, इसको संभालना भी इनके लिए बहुत बड़ा कठिन हो गया था। तो इसने किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब राज्य को, नया राज्य को अपने में शामिल करने का कोशिश नहीं की। ठीक है, इन्होंने बस बैठ कर क्या किया, बस प्रशासन को संभाला। इसने किसी प्रकार की विजय करने की कोशिश भी नहीं की थी। ठीक है, तो इनको यूनानी लेखक ने अमित्रोचेटस, ठीक है, अमित्र घात कहा है। जबकि पुराणों में बात करेंगे, वायु पुराण में मुख्य रूप से, ठीक है, मद्रसार कहा गया है। ठीक है, जैन साहित्य में बात करेंगे तो वो सिंगसेन कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों की बात अगर माने तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। थेरावाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बल्कि दिव्य बदान की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसका फाउंडर कौन हुआ था, मखली गोसाल। आजीवक का फाउंडर कौन था, मखली गोसाल था। ठीक है, लेकिन थेरावाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार की बात करें, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। लेकिन दिव्यावदान क्या कहता है, आजीवक का अनुयायी अनुयायी रहा होंगे। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, सीरिया के राजा की बात है, एंटियोकस। एंटियोकस कौन था, सेल्यूकस निकोटर का उत्तराधिकारी जो था एंटियोकस था। ठीक है, सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस हुआ था, जो कि बाद में सीरिया का राजा बना था। तो जब सीरिया के राजा ने अपने, जब इनके दरबार में एंटियोकस ने, ठीक है, अपने राजदूत को भेजा, कि डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा, तो उससे मतलब बिंदुसार ने कुछ डिमांड की है। और ये डिमांड के बारे में जानकारी कौन देता है, एथेनियस के अनुसार। ठीक है, एथेनियस नामक एक लेखक था, उसने लिखा है कि जो एंटियोकस, जब एंटियोकस
राजा एंटियोकस ने राजदूत डाइमेकस को जब बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था, तो बिंदुसार ने उसे मांगा मदिरा मतलब शराब की मांग की, और सूखे अंजीर की मांग की, और साथ में एक दार्शनिक भेजने की भी मांग की। तो डाइमेकस ने जब ये बताया अपने राजा को, तो एंटियोकस ने मदिरा तो भेज दिया, सूखे अंजीर भी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके उसमें कंडीशन ये बताया से हमारे सीरिया में दार्शनिक को, ठीक है, खरीद बिक्री नहीं किया जाता है। दार्शनिक खरीदने और बेचने की चीज नहीं होती है, ठीक है, इसलिए दार्शनिक को नहीं भेजा गया, बाकी मदिरा और सूखे अंजीर को भेज दिया गया, ठीक है। मिस्र की राजा की बात करें, मिस्र के राजा टॉलमी ड्यूटिय ने, टॉलमी ड्यूटी के काल में डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में आया। तो बिंदुसार के राज्यसभा में आने वाला एक तो डाइमेकस हो गया, दूसरा डायनोसियस हो गया। हालांकि डायनोसियस अशोक के राज दरबार में भी रहा था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन अगर अशोक और बिंदुसार दोनों रहे तो दोनों सही होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया, प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। कुमार मतलब, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या, तो मतलब कुमार का मतलब क्या है, प्रिंस, ठीक है, मतलब क्या होता है उसको यार, ठीक है, अपने पुत्रों को नियुक्त किए, अपने भतीजों को नियुक्त किए। और इसी में अवंती का राज्यपाल किसे बना दिया गया था, अवंती का राज्यपाल किसे बनाया गया था, अशोक को। ठीक है, अशोक को जिम्मेदारी दिया गया था, भाई साहब अवंती तुम संभालो, ठीक है। अब बिंदुसार के स्रोत की प्राप्ति की उपाधि की बात करें, यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं। संस्कृत ग्रंथ में इसको ध्यान में रखेंगे क्या, अमित्र घात कहा गया, मतलब शत्रुओं जिसके ना हो। वायु पुराण में इसको मदरसार कहा गया, जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा गया, शिंसिन कहा गया, ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था, ध्यान में, उपराजा मतलब गवर्नर। बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक का, दूसरी बार मतलब कैसे भेजा गया, सुसीम को भेजा गया था, ठीक है। तो दो विद्रोह होते तक्षशिला में, ठीक है, अपने दोनों पुत्र को भेजता है, अशोक को भी भेजता है और सुसीम को भी भेजता है, ठीक है। अब बिंदुसार की सभा में, ठीक है, 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद है, ठीक है, 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद, जस्ट लाइक लोकसभा टाइप का समझ लीजिए, जिसका प्रधान कौन था, खल्लाटक था। क्या था उसका प्रधान कौन था, खल्लाटक था। 26 वर्षों तक राज किया, अंततः 272 ईसा पूर्व में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, उसके 272 ईसा पूर्व में जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद शासक अशोक बनता है, क्योंकि 269 ईसा पूर्व में बनता है। तो ये कितने वर्षों का वैकम है, ठीक है, 3 से 4 वर्षों का वैकम है ना। तो 304 वर्षों से वैकम है, तो कहा जाता है इसमें अशोक ने राजा बनने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया होगा। तो 272 से अशोक का शासनकाल 269 में शुरू होता है। तो ये 3 वर्षों का वैकम जो है, तो इसमें मतलब शासक बनने के लिए खूनी खेल हुआ था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अशोक की प्रवृत्ति शुरू से मतलब क्या थी, काफी अधिक क्या थी, हिंसक रही थी, ठीक है। बिंदुसार ने किसी भी राज्य को नहीं जीता था, ठीक है, हालांकि एक लेखक है जिसने कुछ राज्यों का इसे विजेता बनाया, उसका नाम है तारानाथ। तारानाथ ने, ठीक है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बाकी सभी लेखकों ने बोला भाई साहब बिंदुसार ने किसी भी नए राज्य को मगध साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फैलाया गया जो राज्य जो था वही बहुत बड़ा था, इसलिए किसी भी राज्यों को अलग से बिंदुसार ने शामिल नहीं किया, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, चाणक्य का कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे, उसकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, ये पढ़ कर आइएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, सप्तांग थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे ना, सेना में भी पढ़ाई जाती है आजकल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा देर के बाद मिलते हैं, सेट प्रैक्टिस करेंगे। 75 क्वेश्चन बचा हुआ है ना उसका, कौन सा सेट का 75 क्वेश्चन बचा हुआ है, इरुटेरिया है ना। तो पॉलिटी का उसका करना है ना, 75 क्या बोलते हैं, 75 क्वेश्चन जो बचा है वही क्वेश्चन करेंगे। और सभी लोग आइए 11:30 से। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर।